हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। 8th क्लास के छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों को एसएसटी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, सिविक्स भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है ना। सब लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे चैप्टर, कुछ कुछ बच्चों के तो शायद पूरी बुक आ रही होगी, तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा, थोड़ी टेंशन भी हो रही होगी कि कैसे याद होगा। तो बेटा हम लोग आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं ताकि आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो हम आज ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे और वो जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स बनता है और बहुत सारे फैक्ट्स, और हम इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले। अब सबसे पहले बात ह्यूमन रिसोर्स की आ रही है, तो आप लोगों ने रिसोर्सेज, अभी तक तो ज्योग्राफी में आपने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, मैन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स तो बस एक नाम से देखा है कि हाँ भाई ह्यूमन रिसोर्स भी कुछ होता है। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल रिसोर्स तो वो कि जो हमें भगवान ने दिए, जो भगवान ने बना के भेजे, एयर नेचुरल रिसोर्स है, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, और भी फर्दर क्लासिफिकेशन रहते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो तो सबको आता है अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज में पढ़ लिया। मैन मेड रिसोर्स भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ये देखो, ये मैन मेड है, ये जैकेट मैन मेड है, ये पीछे पूरा स्क्रीन मैन मेड है, कैमरा मैन मेड है, आप लोगों के हाथ में पेंसिल है मैन मेड है, कॉपी है मैन मेड है, बुक है मैन मेड है। तो इतने सारे रिसोर्सेज मैन मेड हो गए। तो आखिर ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग्स को हमने रिसोर्स क्यों बोला, तो चलो अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले रिसोर्स की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उन सबको रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है ना। हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया, मैन मेड के बारे में पढ़ लिया, रिसोर्स की डेफिनेशन की वो सारी चीज़ें जिनसे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है वो सब रिसोर्स कहलाती है। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का क्या मीनिंग है, तो बेटा अब ह्यूमन रिसोर्स को हम समझेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना गया, और ह्यूमन बीइंग रिसोर्स है तो वो रिसोर्स कैसे बना, कब वो एक ह्यूमन बीइंग रिसोर्स कहलाता है। क्या मैं ह्यूमन रिसोर्स हूँ, क्या आप ह्यूमन रिसोर्स हो, या फिर अभी आप लोगों में अभी और फर्दर प्रोसेसेस बाकी हैं तब जाके आप ह्यूमन रिसोर्स बनोगे, तो वो सारी चीज़ें। अब सबसे पहले देखो, ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, अर्थ है, इतने बाकी अदर प्लैनेट्स हैं, पर सबसे ज़्यादा डेवलप कौन है, कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पे अर्थ में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सबका बेटर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन अवेलेबल है। मार्स है, जुपिटर है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, क्या वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होगी क्या? नहीं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल नहीं। तो ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वहाँ पे भले कितना ही मिनरल है, कितना भी आयरन रखा हुआ है, पर वो आयरन किसी काम का है क्या? वहाँ पे क्या किसी आयरन से कोई मशीन बन रही है क्या, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है क्या? हो रहा है? बताओ आप। नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, फिनिश्ड गुड बनाता है, उसको फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो फर्दर यूजेबल बन सके, उनको फर्दर यूज किया जा सके। तो ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनेगा? अब जैसे यहाँ पे बता रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, अब अलग अलग मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स है उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी एक मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मतलब मेंबर्स हैं, उन सबको किस पर काम करना पड़ता है? ह्यूमन रिसोर्स पे, कि हमारी कंट्री के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको बेटर से बेटर रिसोर्स बनाया जाए ताकि वो इस कंट्री के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। और ये मिनिस्ट्री कब बनी? 1985 में।
अब इसमें क्या है कि देखो एक ह्यूमन बीइंग कैसे रिसोर्स बनता है। अब जैसे आप लोगों की बात की जाए तो आप लोग ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए एफर्ट्स कर रहे। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी, ठीक है। ए जो है उसकी फैमिली कंडीशंस की वजह से, उसके आसपास मतलब उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, तो इन सब की वजह से वो क्या रह गया, इलिटरेट रह गया। और इस वजह से वो मंथली, मान लो बड़ा होगा, काम तो करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो वो कर तो रहा है जो भी उसे काम मिल रहा है, लेकिन वो महीने में सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही अर्न कर रहा है। बी है अच्छा पढ़ा लिखा, बढ़िया कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, और वो मंथली सपोज 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है ना। हेल्थ में देखा जाए तो हेल्थ में ये भी बहुत अच्छा, तो ये जो पर्सन है ना, ये एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी मोर डेवलप्ड स्किल्स हैं, ये एजुकेटेड है, ये हेल्थ वाइज भी बहुत बेटर है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों, तो ये ज़्यादा बेटर ह्यूमन रिसोर्स है इसके। ये भी ह्यूमन रिसोर्स है पर ये थोड़ा कम बेटर, क्योंकि इसकी स्किल्स, इसका मतलब इसने अपना ग्रो नहीं करा, खुद को ग्रोथ नहीं करी, खुद की ग्रोथ नहीं करी। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग रिसोर्स बनने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ तो बेटा मेंटली फिजिकली दोनों ही कंसीडर की जाएगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो कोई पर्सन जब प्रॉपर एजुकेटेड होता है, एजुकेशन हम सिर्फ अपनी पढ़ाई से नहीं कंसिडर करेंगे, स्किल से भी कंसिडर करेंगे। सपोज कोई पर्सन है जो पढ़ा लिखा कम है, लेकिन उसको बेकरी का काम बहुत अच्छे से आता है, तो उसने उस फील्ड में एजुकेशन ले रखी है, 100% एजुकेटेड है, तो वो भी तो अपनी उस स्किल से बढ़िया अर्न करेगा। तो एजुकेशन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। तो जब ह्यूमन बीइंग अपनी स्किल्स को ग्रो करता है, अपनी नॉलेज को ग्रो करता है और हेल्दी भी होता है, तब जाके वो कंट्री का एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स बन पाता है। और गवर्नमेंट ने ये मिनिस्ट्री बनाई तो इसी पर्पस से, ताकि हमारी कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी स्किल्स को और ग्रोथ मिले और डेवलपमेंट मिले। आई बात समझ में? तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट। और आप लोग ह्यूमन रिसोर्स अभी नहीं कहलाओगे, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स कहलाओगे अभी आप उस रिसोर्स बनने के लिए प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को। जब आप अपनी इस लर्निंग को कंप्लीट करके अर्न करने लग जाओगे और कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देने लग जाओगे, तब आप एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स कहलाओगे, ठीक है। तो दिस जस्ट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। जब गवर्नमेंट का पूरा एक मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स पर काम कर रही है, इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस। अगर हमारी कंट्री टेक्नोलॉजिकली हाई रहेगी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहेगी, मतलब इतने एजुकेटेड लोग होंगे उस फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कितना होगा, कितनी ग्रो करेगी हमारी कंट्री। तो जितना ज़्यादा इस कंट्री का ह्यूमन डेवलप होगा, उतनी ही ज़्यादा डेवलप कंट्री बनेगी। क्योंकि कंट्री किन लोगों को मिलाकर बनती है? कंट्री बनती है जो यहाँ की आम जनता है उनको मिला के, ठीक है ना। आई बात समझ में? ह्यूमन रिसोर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पे इस कंट्री का डेवलपमेंट बेस करता है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि कंट्री कैसी कहलाएगी, वो डिपेंड करती है वहाँ के लोगों पे। वहाँ के जैसे लोग होंगे वैसी वो कंट्री बनेगी। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अपन जैसे बात करें कि आपने बहुत सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल चैप्टर है, आयरन ओर का एग्जाम्पल लेते हैं कि आयरन ओर कहीं पर मतलब किसी स्टेट में ज़्यादा मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, किसी और कंट्री में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा होता है। और अपन एग्जाम्पल है स्पाइसेस, जैसे स्पाइसेस भी अपने इंडिया का रिसोर्स है और अपने इंडिया के स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। कहीं और पे ऐसे मतलब किसी और कंट्री में ऐसे स्पाइस मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। और अभी नहीं, बहुत टाइम पहले से इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस है, इंडिया का कॉटन फेमस है, इंडिया का इंडिगो फेमस है ना। आप लोगों ने ब्रिटिशर वाला चैप्टर पढ़े ही है हिस्ट्री में।
तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री या और हम दूसरी कंट्रीज को देखें तो कहीं पर कोई सा रिसोर्स ज़्यादा होता है, कहीं पर कोई सा रिसोर्स होता है। उसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम मिलेगी, ठीक है। ऐसे अपन इंडिया में देखें तो कोई सी स्टेट्स ऐसी है जैसे यूपी बिहार जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, तो आप देख लो राजस्थान जहाँ पॉपुलेशन कम मिलेगी, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है, कहीं पे मीडियम लेवल की मिलती है। तो बाकी अदर रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। समझ आया सबको? नेक्स्ट, दे डिफर ऑन अ रेंज ऑफ लेवल सच एज देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। अब अपन बात करें कि लोग मतलब यहाँ पे अपनी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते, किसी और जैसे ब्रिटेन की बात करें वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सब जगह ना कंपोजिशन अलग अलग होगा। एजुकेशन लेवल पे हो सकता है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों, ठीक है, मतलब जो वेल क्वालिफाइड होते वो थोड़े कम हो, पर सिर्फ लिटरेसी की बात करें तो वो ज़्यादा हो। ब्रिटेन में देखा जाए मतलब वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो, कम पढ़े लिखे कम हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से एज के बेसिस पे हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जिससे बच्चों वाली एज होती है, एजेड वाली एज होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, अलग अलग रेशो रहता है, अलग अलग प्रपोर्शन रहती है। अगर हम मेल फीमेल के बेसिस पे देखें तो कहीं मेल ज़्यादा होगा, कहीं फीमेल ज़्यादा होगी, कहीं फीमेल कम होगी, कहीं मेल ज़्यादा होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रहता है कंपोजिशन, ये हर जगह अलग रहता है। और एक और की पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा चेंज होती रहती है, पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर हम इस पॉइंट की बात भी कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम की, तो हम कह दें कि हमारी कंट्री में एग्जैक्ट इतने लोग हैं, तो नहीं, पॉपुलेशन कंटिन्यूस बेसिस पे मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रहती है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने बच्चे होंगे जो बर्थ हो रहे होंगे, कितने लोग होंगे जिनकी डेथ हो रही होगी, हो सकता है। तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ये हमेशा चेंजिंग मोड पे रहती है। पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, और ये जितने भी लोग हैं वो सब मतलब कंट्री के सबसे अच्छे रिसोर्स, ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जितनी ज़्यादा क्वालिफाइड पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, उतनी ही कंट्री का डेवलपमेंट है, कंट्री की ग्रोथ है। कंट्री का सबसे अच्छा रिसोर्स माना है वहाँ की जनता को, वहाँ के यूथ को, वर्किंग पॉपुलेशन को। तो पीपल्स मतलब लोग जो होते हैं वो कंट्री के सबसे अच्छे रिसोर्स, अल्टीमेट रिसोर्स होते हैं। नेचर बाउंड टू बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। अब नेचर ने जो भी हमें दिया है, आज अपन बात करें एग्रीकल्चर की, सपोज हम बोलें कि एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत फर्टाइल है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं होगा जिसे एग्रीकल्चर करना ही नहीं आता है, तो उस फर्टिलिटी का क्या करोगे? वो फर्टिलिटी तब काम आएगी जब एग्रीकल्चर करने की नॉलेज होगी। ह्यूमन बीइंग को मतलब कोई ह्यूमन बीइंग होगा और उसको एग्रीकल्चर करना आता होगा, तब जाके उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वैल्यू रहेगी क्या? नहीं। तो आपके पास कितना ही नेचुरल रिसोर्स है पर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो उस नेचुरल रिसोर्स का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब अपन आगे देखें। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स, it is people with their demands and abilities that turn them into resource, hence human resource is the ultimate resource. It is people with their demands and ability. तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है? उसकी एबिलिटी के बेसिस पे, उसके स्किल्स के बेसिस पे। जितना वो केपेबल होगा, जितना वो नॉलेजेबल होगा, वो उतना ही अच्छा रिसोर्स होगा। तो एबिलिटी और स्किल्स के बेसिस पे ह्यूमन बीइंग रिसोर्स बनता है, अल्टीमेट रिसोर्स बनता है किसी भी कंट्री के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है? जितने भी कंट्री के लोग हैं वो सब मिला के कंट्री की क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाकी अदर कंट्री में देखा जाए पॉपुलेशन कम है, तो जिस भी तरीके से लोग रह रहे हैं तो उस चीज़ को पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है।
अब इसी बात पे एक और, जब अपन ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो एक आपको एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ। जैसे अपन जापान को देखेंगे, जापान छोटी सी कंट्री है, ठीक है, पर फिर भी वो डेवलप कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे, और अगर अपन देखें ना तो वहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री। इसलिए क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स ना होने के बाद भी वो कंट्री डेवलप हो गई, क्योंकि वो लोग काम करते हैं वहाँ के ह्यूमंस पर। ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है। बाकी रिसोर्सेज को वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ला सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट इतने हैं कि वो उन रिसोर्सेज को इतना अच्छे से यूज़ करते हैं और वो कंट्री क्या बनी? डेवलप्ड कंट्री बनी। तो आप समझ सकते हो कि एक ह्यूमन रिसोर्स की कितनी वैल्यू होती है। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आया ना सबको? बता दो कमेंट में, समझ आया ना? कोई डाउट हो तो वो भी पूछो। अब अपन नेक्स्ट बात देखें, ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स ऑन अबाउट 30% ऑफ द लैंड एरिया। कि भाई पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन 30% लैंड पे रहती है, तो बाकी इतना सारा लैंड क्या खाली पड़ा हुआ है? 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो क्या पढ़ा हमने? 90% पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड एरिया में रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अनइवन। तो जैसे हमने देखा कि बाकी जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सारे अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पे कोई रिसोर्स, उसी तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। जैसे इंडिया चाइना में पॉपुलेशन बहुत है, बाकी कंट्री में देखा जाए तो कहीं मतलब कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर पॉपुलेशन कम मिलेगी। तो जैसे बाकी रिसोर्सेज है उसी तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सब जगह फिक्स नंबर ऑफ पीपल भेज रखे कि ब्रिटेन में भी उतने ही होंगे, इंडिया में भी उतने ही होंगे, जर्मनी में भी उतने ही होंगे, जापान में भी उतने ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी उतने होंगे। नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सम एरियाज आर क्राउडेड एंड सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कहीं कहीं पे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी कंट्री पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, और कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया भी होगा जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कम रहते। क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। कि ये पूरे वर्ल्ड में कि ये वाले जो पोर्शन है ये क्राउडेड पॉपुलेशन है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कि ये सारे रीजन, जैसे अब अपन देखें हाई लैटिट्यूड का क्या मीनिंग होगा? ये अर्थ है, सपोज कर लो ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे बोला जाता है। लैटिट्यूड क्या होते हैं? जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं अर्थ पे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ये पोलर रीजन हो गए, यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। इक्वेटर सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती है यहाँ पे, ये सबसे गर्म। फिर ट्रॉपिकल रीजन गर्म है थोड़ा, उससे कम गर्म, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर लैटिट्यूड पे जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। तो हाई लैटिट्यूड पे लोग रह पाएंगे क्या ज़्यादा इतनी ठंड में? अब सोचो अभी इतनी ठंड हो रही है, अपने लिए कितना मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना, तो ज़्यादा ठंड में रहना मुश्किल है। तो ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, डेजर्ट्स हम देखिए जहाँ बहुत गर्मी होती है, जैसे राजस्थान का डेजर्ट है। राजस्थान में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान इंडिया में, लेकिन फिर भी राजस्थान की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो डेजर्ट से कवर है, और डेजर्ट में ज़्यादा रहते ही नहीं है लोग, इतनी वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है। हाई माउंटेन कितना मुश्किल हो जाती है इतना हाई माउंटेन्स पे रहना, जब बार बार चढ़ना उतरना, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी। एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गई, इक्वेटर वाले रीजन पे ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बहुत गर्मी रहती है, मतलब बहुत कैसा ह्यूमिडिटी वाला एरिया। तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ऐसी जगहों पे ह्यूमन बींग्स कम रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोगों को रहने के लिए, मतलब
अकॉर्डिंग क्लाइमेट हो गया, या फिर हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें वो ज़्यादा अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो अवेलेबल है, लोगों को रहने के लिए जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। कितना? 3/4 जो है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की वो सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट में रह रही है, एशिया, 2 कॉन्टिनेंट में रह रही है, एशिया एंड अफ्रीका। 60% of the world's people stay in just 10 countries, all of them have more than 100 million people। कि यहाँ पे 60% पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज में रह रही है। आप सोचो ये क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस ईजी होंगी, लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है, इसलिए वो वहाँ रह रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। 1 यूनिट एरिया बोल लो या फिर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोल लो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी से आपका डेफिनेशन पूछी जाती है कि 1 यूनिट एरिया में जितने भी नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वो डेंसिटी कहलाती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी है। एवरेज मतलब एकदम एक्यूरेट तो कोई बता नहीं सकता कि कितने लोग रहते, तो एवरेज डेंसिटी निकाली कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 51 लोग रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया इज द हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। कि अगर अपन देखें साउथ सेंट्रल एशिया, यहाँ पे क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी तरीके से हम इंडिया में भी देखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी जैसे अपन इंडिया में देखें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल हो गया, डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है। फिर आप राजस्थान देखो और बाकी अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही कम डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। तो नंबर मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसको डेंसिटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये फैक्टर्स तो पूछे जाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लोग जो एक जगह पे मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं कि दिल्ली में बहुत लोग रह रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं, वहाँ क्या रीजंस हैं, तो ये वो सब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो अपन 1 बाय 1 सारे पढ़ेंगे, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल, ये सब जोग्राफिकल फैक्टर्स है। इसी तरीके से सोशो कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर अपन 1 बाय 1 पढ़ें, ज्योग्राफी, सबसे पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी का मतलब होता है, टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड एरिया कैसा है, प्लेन है, प्लेट्यू है कि माउंटेन है, ठीक है ना। तो टोपोग्राफी, जहाँ पर लैंड प्लेन एरिया होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि प्लेन्स में लाइफ इजी होती है। प्लेन में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, प्लेन एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पर ये सारी चीज़ें प्लेट्यू माउंटेन्स में पॉसिबल कम हो पाती। तो मतलब प्लेन्स में क्या मिलेगी? पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। तो पीपल प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू एज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी। कि आप कोई सा भी ले लो, एग्रीकल्चर ले लो या इंडस्ट्रीज ले लो, ये सब चीज़ें प्लेन एरिया पे ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि लोगों को खाने के लिए फूड मिल रहा है, लोगों को काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और बाकी अदर फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी वहीं तो रहेंगे। आपसे बोलो कि आप अपना जैसे राजस्थान है, राजस्थान में मैं कोटा में रहती हूँ, कोई मुझे बोले कि आप कोटा छोड़ के आप चले जाओ बिल्कुल जम्मू कश्मीर, तो मैं चाहूँगी कि नहीं, वहाँ पे जो मतलब जैसा वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हम नहीं रह सकते इतनी ठंड में। तो
और वहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मुझे जितनी यहाँ मिल रही है, तो जाऊँगी क्या मैं? तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर होगा, यहाँ पे फूड मिलेगा, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहीं तो रहेगा ना इंसान। तो जहाँ पे ये सब नहीं मिलेगा वहाँ नहीं रहेगा। तो टोपोग्राफी, अब यहाँ पे गंगा प्लेन्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी तरीके से हमारी कंट्री में जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स हो गए कि गंगा प्लेन्स कैसे बना होगा? आप सोचो कि गंगा प्लेन्स, देखो गंगा रिवर हिमालय से फ्लो करके आई, जैसे ही प्लेन एरियाज में आई तो वहाँ पे जो हिमालय से फ्लो करके आ रही थी गंगा रिवर, तो अपने साथ क्या लेकर आ रही थी? बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी। प्लेन एरिया में आके वो सेडिमेंट, पहले तो बहुत स्पीड में आ रही थी, इतने सारे सेडिमेंट्स प्लेन एरिया में आके वो सारे सेडिमेंट वहीं डिपॉजिट हो गए और रिवर अपने फ्लो पे बह गई। तो अब क्या हुआ कि वो सेडिमेंट डिपॉजिट होने से एक पूरा प्लेन रीजन बना, जिसे गंगा प्लेन्स बोला गया। अब वो रीजन एक तो प्लेन एरिया है, सेकंड वहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है, तो वहाँ पे लोग बहुत रह रहे हैं। अगर हम यही माउंटेन रीजन की बात करें तो माउंटेन रीजन में डिफ़िकल्टी आएगी, वहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा, फूड फैसिलिटी बाकी अदर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेगी, तो लोग कैसे रहेंगे? तो डिपेंड करता है कि प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, बाकी प्लेट्यूज या माउंटेन्स होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स मिलेगी, मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होंगे, कम लोग रहेंगे। फिर क्लाइमेट देखो, तो क्लाइमेट एक्सट्रीम ठंड, आपसे बोल दूं कि आप एकदम जब माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ रह के दिखा दो, 1 साल तक ही रहते रहो, पॉसिबल होगा क्या? दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे रहता है, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड, तो ऐसे में रहना मुश्किल होता है। और जहाँ पे क्लाइमेट नॉर्मल होता है, ना बहुत ठंड मिलेगी ना बहुत सर्दी मिलेगी, मतलब ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी, तो वहाँ पे इजी होगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी इफेक्ट करती हैं लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन पे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे देखो सहारा डेजर्ट हो गए, पोलर रीजन्स हो गए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलती है। सॉइल, तो जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, प्रॉपर एग्रीकल्चर हो सकता है, ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, लोग क्या मतलब फूड प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, तो वहाँ रह के क्या करें? तो फर्टाइल सॉइल भी देखी जाएगी। एग्जाम्पल, डेंसली पॉपुलेटेड फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, कि आप देख सकते हो कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है हमारे इंडिया में, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, वैंग है चैंग जियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट, तो जहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स अवेलेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। वाटर फैसिलिटी, वाटर कितना ज़रूरी है, पानी बिना सब सून, तो पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, ना हम कैसे सर्वाइव करेंगे? फ्रेश वाटर, प्योर वाटर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजीली अवेलेबल, जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ लोग रहेंगे क्या? वहाँ नहीं रहेंगे या कम रहेंगे। तो जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम मतलब वो क्राउडेड एरिया होगा, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होगा। रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव अ स्पार्स पॉपुलेशन, तो डेजर्ट जहाँ पे पानी की कमी रहती है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। ऐसे अपन मिनरल्स जहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो इंडस्ट्रीज होंगी, यानी जो अर्निंग सोर्स है वो अच्छा रहेगा, अर्निंग सोर्स अच्छा रहेगा तो बाकी फैसिलिटीज़ डेवलप हो पाएंगी, तो ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर को कैसे देखोगे? सोशल, जैसे अपन ने बोल दिया कि सोशल फैक्टर कंसिडर किया जाएगा कि कोई एक एरिया है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन घर के बाहर निकलते ही जो चोर वगैरह घूमते रहते, चक्कू मार दिया, सामान चुरा लिया, ठीक है, ज्वेलरी पहन रखी थी वो चुरा ली, तो ऐसे जगहों पे अपन रह पाएंगे क्या जहाँ पे थेफ्ट, मर्डर, इस तरीके की चीज़ें होंगी? नहीं ना। जहाँ पे सोशली मतलब सब चीज़ें अच्छी होंगी और वहाँ पे मतलब आपको सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, तो वहीं पर तो रह पाओगे। तो इसलिए सोशल फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड,
इसके अलावा हम ये फैक्टर तो देखेंगे, फिर हम प्रॉपर हाउसिंग कि भाई जगह है जहाँ पे पर रहने को घर ही नहीं है, कहाँ रहेंगे। जो घर है, पैसा है, खूब है, पर आसपास कहीं स्कूल ही नहीं है। आपकी सोसाइटी में दूर जाना पड़ रहा है 100 किलोमीटर, तब जाके स्कूल है, तो वहाँ पे आप रहोगे क्या? क्यों नहीं ना, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल होंगी वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। कल्चर देखा जाए, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। कल्चरल सिग्निफिकेंस, अब अपन हिंदूज की बात करें तो मथुरा, वृंदावन, ये एरिया जहाँ हमारा कल्चर है, जहाँ पे हमें हमारे कल्चर से जुड़ने को मिलता है, तो ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा क्राउडेड है या स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो कल्चर जहाँ होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। इस सम एग्जाम्पल्स जैसे वाराणसी आप देख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा जेरूसलम आप देख सकते हो, और वेटिकन सिटी आप देख सकते हो, कि ये सब एग्जाम्पल। इकोनॉमिक देखें तो इकोनॉमिक जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज होंगी जहाँ पे लोगों को दिखेगा कि हाँ हम वहाँ रहेंगे तो हमें काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी तो वहाँ जाके लोग रहेंगे, नहीं तो बिना एम्प्लॉयमेंट के तो क्या करेंगे। लाइफ को सरवाइव करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो इंडस्ट्रियल एरिया भी इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। क्लियर, ये पूरा आप लोगों को समझ आया अच्छे से, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़ना, समझना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे होती रहती है, नंबर ऑफ बर्थ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इन सबसे पॉपुलेशन चेंज होगी। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज in the number of people during a specific time the world population is not stable। कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी पॉपुलेशन चेंज का पार्ट है, पॉपुलेशन कम होगी तो भी चेंज का पार्ट है, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता है, कभी भी पॉपुलेशन स्टेबल हो ही नहीं सकती है। तो इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि ये बढ़ती जाती है क्योंकि बर्थ और डेथ बढ़ रहे हैं, सॉरी बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रही है, तो बढ़ती ही रहेगी, कम हो रही है डेथ रेट ज़्यादा हो रही, तो मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ें, अंटिल द 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली, लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। कि भाई 1800 के टाइम पे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी बढ़ रही थी, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रही थी। क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न, बर्थ रेट ज़्यादा था लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा था। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, जिस वजह से बच्चों का वो मतलब बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रही थी। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे पहले कॉज आ गया, नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, नो सफिशिएंट फूड अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, फार्मर्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। क्यों वहाँ पे पॉपुलेशन स्लोली बढ़ रही थी और क्यों वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, फूड लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। फिर बात करें, दिस रिजल्टेड इन लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1804। अब इस वजह से कम पॉपुलेशन बढ़ रही। 1804 में देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हिट 1 बिलियन, पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा, 1 बिलियन हो गई। और उसके बाद 155 ईयर्स लेटर देखा गया इन 1959 पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन। इतनी ज़्यादा 155 ईयर्स में 3 बिलियन हो गई, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों हुआ ऐसा, क्यों पॉपुलेशन बढ़ी इतनी ज़्यादा, तो उसका क्या रीज़न था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई, बर्थ रेट तो हो रहा है पर लेकिन अब डेथ नहीं हो रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी है, इस वजह से पॉपुलेशन जो थी मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो सर्वाइव भी कर पा रहे थे, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ने लगी।
लेटर इन 1999, सिर्फ 40 साल, आप देखो, आपने यहाँ पे देखा कि 155 ईयर के गैप में 1 बिलियन से 3 बिलियन हुई, ठीक है, 2 बिलियन बढ़ी। अब आप देखोगे 40 साल बाद द पॉपुलेशन डबल्ड रीचिंग 6 बिलियन, 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई, मतलब सिर्फ 40 ईयर्स में जस्ट डबल हो गई। तो क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल थी, फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ, बेटर फूड सप्लाईज, फूड अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, डेथ्स वर रिड्यूस, डेथ रेट कम हो गई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो चुकी है, वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन्ड फेयरली हाई। बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट कम हो गई थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी थी, इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। सिर्फ 40 ईयर्स में पॉपुलेशन जस्ट डबल हो गई, 3 बिलियन से 6 बिलियन हो। समझ रहे हो ना? तो पॉपुलेशन चेंज में बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन तीनों का रोल रहता है। और जितनी ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, फूड अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, तो पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड, अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन चेंज में अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बेटा? बर्थ रेट होती है, ठीक है, डेथ रेट होती है एंड माइग्रेशन होता है। क्या होता है? माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट में हम कैसे इसको डेफिनेशन समझेंगे? बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। पर 1000 पीपल पे कितने नए बच्चों का और बर्थ हो रहा है, उसको बर्थ रेट बोला जाता है। बेस क्या रहता है? 1000। इसी तरीके से डेथ रेट में भी नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, यहाँ पे भी हम 1000 को ही बेस बनाएंगे कि 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, ये बेस है। तो डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, ये बर्थ रेट और डेथ रेट। थर्ड फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज का, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना, एजुकेशन पर्पज से, जॉब के पर्पज से, तो ये माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन आर द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये नेचुरल कॉज है। और वहीं हम देखें कि बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पर माइग्रेशन को हम नेचुरल कॉज मानेंगे क्या? नहीं, माइग्रेशन नेचुरल कॉज नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। आई बात समझ में? पॉपुलेशन चेंज के कितने फैक्टर्स है? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। अब आगे, पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब नेचुरल ग्रोथ रेट हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ रेट। तो पूरा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो किसकी वजह से? क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। अनदर कॉज फॉर द पॉपुलेशन साइज चेंज इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो माइग्रेशन विद इन द कंट्री रहता है, एक माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इसको इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, आप इसको इन माइग्रेशन भी बोल लो और इसको आउट माइग्रेशन भी बोल लो। होता क्या है? इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ठीक है। दो तरीके से, एक रहता है कि जिसमें जैसे इमिग्रेशन कि हमारी कंट्री में किसी और कंट्री से कोई आ रहा है, या फिर हम किसी और मतलब हमारी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो ये दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। अब एमिग्रेशन आर पीपल हु लीव अ कंट्री, जैसे मान लो मैं इंडिया छोड़ के अमेरिका जा रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये एमिग्रेशन कहलाएगा, आउट माइग्रेशन।
कि मैंने मेरी कंट्री छोड़ी और अमेरिका में जाके चली गई। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमिग्रेशन में जो जिस कंट्री में आप जा रहे हो, तो अमेरिका में कोई आ रहा है तो वहां के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन मतलब कंट्री छोड़ के जाना और इमिग्रेशन मतलब किसी और कंट्री में आकर रहना, वो इमिग्रेशन कहलाता है। तो ये दो तरीके से रहता है, पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात हो रही है। तो माइग्रेशन विद इन द कंट्री भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए दिल्ली, बॉम्बे वगैरह लोग जाते हैं, तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी एक तरीके से माइग्रेशन ही है। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एजुकेशन पर्पस से, जॉब के पर्पस से, तो ये भी माइग्रेशन ही कहलाता है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड नंबर बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अब ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में लोग जाते जा रहे हैं। एक और चीज आप लोगों की कि ये जो माइग्रेशन होता है इसका ट्रेंड क्या है, ये हमेशा लेस डेवलप्ड एरिया से मोर डेवलप एरिया की तरफ जाता है। जैसे आपने कभी देखें कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहे हैं यहीं पे रहने के लिए, यहीं पे जॉब के लिए, नहीं, पर हमने ये जरूर बहुत देखा है कि इंडिया से दूसरी कंट्रीज में बहुत जा रहे हैं लोग, डेवलप्ड कंट्रीज। तो ट्रेंड क्या है माइग्रेशन का, लेस डेवलप्ड टू मोर डेवलप्ड। अब रूरल अर्बन एरिया से कोई रूरल एरिया की तरफ जाएगा क्या, वो रेयर होगा। लेकिन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोग कितने आते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, बाकी अदर फैसिलिटीज चाहिए। तो लेस डेवलप एरिया से मोर डेवलप एरिया की तरफ मूवमेंट होता है। इस ट्रेंड को आपको याद रखना है, लेस डेवलप एरिया टू मोर डेवलप एरिया। क्लियर? तो अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग जा रहे हैं, ये डेवलप्ड कंट्री है। कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, ये भी डेवलप्ड है, और यहाँ पे इमिग्रेशन हो क्योंकि ये कंट्री रिसीव कर रही है लोगों को। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अब ये जो है ये एग्जाम्पल एक लेस डेवलप्ड है, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही लोगों को, तो लोग इस कंट्री को छोड़ छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल शो कर रही है, आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। क्या शो कर रही है, आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन को शो कर रही है। तो जनरल ट्रेंड यहीं पर आ गया बेटा, जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन। कि माइग्रेशन हमने दो तरीके से पढ़े, विद इन द कंट्री माइग्रेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन, और इंटरनेशनल माइग्रेशन। और इसका ट्रेंड क्या रहता है, लेस डेवलप्ड कंट्री से लोग मोर डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है, जनरल ट्रेंड क्या है, लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। विद इन कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। और हम हमारी कंट्री में ही देखें तो क्या ट्रेंड फॉलो होता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, क्योंकि रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रूरल एरिया में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, रूरल एरिया में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए लोग अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? नाउ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अभी तक हमने पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जैसे अपन बात करें कि हमारे पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम होती है, तो कहीं पे पॉपुलेशन मीडियम होती है, सब जगह ऐसा ही रहता है। तो रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रेजुअली वेरी। क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हर कंट्री की वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है across the world, even if the world's total population is rising rapidly, not all the countries are experiencing this growth. तो अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, किसी दूसरी कंट्री में जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर जब हम एवरेज निकालेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही शो होगी। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन देखें तो वो बढ़ रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है, लेकिन
हर कंट्री में सेम और इक्वल लेवल पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ऐसा नहीं होता, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। जैसे हम देखें इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पर आप कीनिया को लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसी कंट्री में ज़्यादा होती है, किसी कंट्री में कम रहती है। तो अब यहाँ पे क्या है, कीनिया हैज़ अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या बता रखा है कि कीनिया जो कंट्री है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, एज वेल एज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। इसका आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, डेथ रेट ज़्यादा है यानी कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से तो डेथ रेट ज़्यादा है। तो हाई बर्थ रेट्स है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव रिड्यूस। लेकिन फिर क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होने लगे, सभी लेवल के जो लोग हैं, चाहे पुअर हो चाहे रिच है, सभी लोगों को ट्रीटमेंट्स मिलने लगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लगी। इससे तो क्या हो गया, डेथ रेट रिड्यूस हो गई। क्या हो गया बेटा, डेथ रेट रिड्यूस हो गई। लेकिन डेथ रेट तो रिड्यूस होगी, लेकिन बर्थ रेट अभी भी उतनी हाई चल रही। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले तो क्या होता था, चलो डेथ रेट भी बराबर चल रही थी, बर्थ रेट तो पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब डेथ रेट तो कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट तो उसी लेवल पे बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली हाई रहेगी। तो यहाँ पे बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट भी क्या है, ज़्यादा ही है। इन अदर कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। अब यहाँ पे दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल लिया यूनाइटेड किंगडम का कि यहाँ पे भाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है वो स्लो हो रही है। क्यों, बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। अब देखो भाई ये कंट्री है, यहाँ पे बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। हमने कीनिया में देखा कि वहाँ पे डेथ रेट कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट नहीं कंट्रोल हो रही, वो बढ़ रही है, मतलब बर्थ हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो पॉपुलेशन बढ़ रही। लेकिन यहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, तो ऐसे केस में पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगी, मतलब उस लेवल पे ग्रो नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है वो एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, अगर अपन बात करें लिटरेसी के बेसिस पे, तो ये यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन हो गया, या फिर हम देखें कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लिटिल टू डू विद हाउ क्राउडेड अ प्लेस इज। बांग्लादेश एंड जापान डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखो क्या बता रखा है कि भाई बांग्लादेश है और जापान है, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन जापान इज मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। अब अपन ने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या मेंशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लिटिल टू डू विद हाउ क्राउडेड अ प्लेस। जब भी हम किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब वो कितना ग्रो कर रहा है, मॉनेटरी फॉर्म में देखें, फिनेंशियल फॉर्म या पैसों की फॉर्म में देखें, तो कोई कंट्री कितनी ग्रो कर रही है, ये हम जब कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाएगी कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कम लोग हैं या ज़्यादा लोग। तो उसी बेसिस पे एग्जाम्पल दिया कि बांग्लादेश है और जापान है, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन जापान ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड है। पीपल वेरी इन एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। अब हमारी कंट्री में भी इतने सारे लोग हैं, पर देखो छोटे बच्चे भी होंगे, मतलब 1 ईयर तक की एज के, 5 ईयर तक की एज के, फिर 15 ईयर्स तक की एज के, फिर उसके और, तो मतलब एज के बेसिस पे देखें तो कितनी वेरिएशंस हैं। जेंडर के बेसिस पे देखें तो भी वेरिएशंस है। लिटरेसी के बेसिस पे देखें तो कोई 10th पास होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी होगा, ठीक है, तो अलग अलग प्रोफेशन हो गए। तो एजुकेशन के बेस पे भी, ऑक्यूपेशन के बेस पे देखा जाए तो कोई हो सकता है टेलर का काम कर रहा है, कोई हो सकता है बेकरी, मतलब बेकिंग कर रहा हो, तो अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं। इनकम लेवल, कोई पर मंथ 10,000 कमा रहा होगा, तो हो सकता है कोई पर मंथ 50,000 कमा रहा हो, कोई 1 लाख कमा रहा हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन।
तो जो हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं वो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें हम डिफरेंट लोगों को लेंगे। जैसे अपन ने एज के बेसिस पे डिवाइड कर लिया, 15 ईयर्स तक, 0 to 15 ईयर्स, 15 to 60 ईयर्स, 60 to उसके अबव। तो जो सबसे 0 to 15 ईयर्स वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई, 15 to 60 ईयर वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, और उसके बाद के जो लोग हैं वो भी डिपेंडेंट। तो हम अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन को क्लासीफाई करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प्स टू नो द नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल। अब इस कंपोजिशन की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती। तो अगर हम जेंडर के बेसिस पे कंपोजिशन करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। हम अगर एज बेसिस पे कंपोजिशन करें तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारे कंट्री में 0 to 15 ईयर्स तक के कितने बच्चे, 15 to 60 ईयर्स तक की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसमें कितने लोग हैं, उसके बाद एजेड लोग कितने, तो ये पता चल सकता है। एजुकेशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन लिटरेट है, कितना लिटरेट है, कितने नंबर में पीपल इंजीनियर है इंडिया में, कितने नंबर ऑफ पीपल डॉक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल पुलिस में हैं, या फिर मतलब अलग अलग प्रोफेशन। ठीक है, तो ये हम पता कर सकते। तो इनकम लेवल के बेसिस पे हम कंट्री में कि हमारी कंट्री में कितनी गरीबी है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने मिडिल क्लास हैं, तो हम इन कंपोजिशन के थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ओके, पीपल कैन स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन of a country by looking at the population pyramid or the age sex pyramid। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कि जब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम किसको देख के स्टडी करते हैं, या फिर क्या आप कौन सा डेटा स्टडी कर रहे हो, तो इसे बोला जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज सेक्स पिरामिड भी बोला जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड और एज सेक्स पिरामिड, इसके बारे में अभी आपको और डिटेल में समझ आएगा। पॉपुलेशन पिरामिड शोज, क्या ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, क्या स्टडी करते हैं हम इससे? टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, क्योंकि अपन ने एज सेक्स पिरामिड बनाया, यानी एज भी है और सेक्स भी है। तो एज यानी अब हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे 5 to 9, 10 to 14, 15 to 30, मतलब अलग अलग एज ग्रुप्स हमने डिवाइड कर दिए। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। अब पहले हमने एज के बेसिस पे डिवाइड करी। अब हम इन एज में जैसे 5 to 9 ईयर्स है, इस 5 to 9 ईयर्स में से हम क्या करेंगे, हम अब मेल फीमेल डिवाइड करेंगे। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, कि जो टोटल यहाँ पे जो डिफरेंट एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन को अब हम जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। इसीलिए इस पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड बोला गया। एज के बेसिस पे भी डिवीजन होगा और जेंडर के बेसिस पे भी डिवीजन होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth। अब आप इसको ध्यान से समझना कि जो 0 to 15 years तक के होते हैं वो इस पिरामिड में कहाँ शो करते हैं, बॉटम में। ठीक है, 0 to 15 years तक की एज ग्रुप जो होता है वो बॉटम में शो होता है। कहाँ पे शो होता है? बॉटम में। और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? लेवल ऑफ बर्थ। अगर ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इसका मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है, अगर ये ब्रॉड नहीं है तो इसका मतलब बर्थ रेट कम है। ठीक है, तो बॉटम किसको शो कर रहा है? वो कर रहा है 0 to 15 ईयर्स तक के एज के बच्चों को, और इसकी मतलब एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, कि क्या लेवल है बर्थ का, ज़्यादा बर्थ है मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है या बर्थ रेट कम है या बर्थ रेट मीडियम है, ये चीज़ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल। और जो टॉप की बात आती है, यानी बॉटम हम देखें, बॉटम तो बच्चों का है, टॉप में होता है, देखो यहाँ पे एज भी मेंशन हो रही है, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 प्लस, मतलब जो टॉप होता है वो एजेड लोगों को शो करता है। ठीक है ना, एजेड जो लोग ओल्ड एज, मतलब अब वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है।
फिर हमने जो बॉटम का देखा, ये लोग भी क्या वर्किंग पॉपुलेशन है? नहीं, ये भी चिल्ड्रंस है। चिल्ड्रंस मतलब ये लोग भी डिपेंडेंट, तो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन शो होती है यहाँ पे बीच में। क्लियर? तो साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। और टॉप, बॉटम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? नंबर ऑफ बर्थ। टॉप क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? नंबर ऑफ डेथ। टॉप क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? नंबर ऑफ डेथ। बॉटम रिफ्लेक्ट कर रहा था नंबर ऑफ बर्थ। बॉटम में चिल्ड्रंस थे और टॉप में कौन है? एजेड लोग। पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। और इस पिरामिड के थ्रू देखो हमें ये भी पता चलता है कि कितने लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बच्चे डिपेंडेंट है और एजेड लोग डिपेंडेंट है। बाकी ये बीच के लोग डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये तो वर्किंग एज है, ये तो काम करते, ये इंडिपेंडेंट है, बल्कि ये और ये इन लोगों पे डिपेंड। तो अगर हम बात करें कि हमारी पूरी इकोनॉमी का बर्डन किस पे आ रहा है? इन लोगों पे। इन्हीं को काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, पैसा कमाना पड़ रहा है। बॉटम वाले और टॉप वाले इन लोगों पर डिपेंडेंट। तो द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। और इस पिरामिड के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग हमारी कंट्री में डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? वर्किंग पॉपुलेशन पे, वर्किंग एज ग्रुप, यानी 15 टू जो 60 ईयर्स तक का है वो। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट। दो ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट है, यंग डिपेंडेंट एजेड बिलो 15 ईयर यानी 0 to 15 ईयर, और एल्डरली डिपेंडेंट। जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, और जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो किस पे डिपेंड है? वो भी आपके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट, यानी एजेड लोग हो गए जो कि 65 ईयर्स अब। अब ये डिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ये लोग एजेड हो गए हैं, अब उतना एफिशिएंसी नहीं रही है, तो इतना काम नहीं होता, तो ये लोग भी वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। दोज ऑफ वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। और जो लोग वर्किंग एज में होते हैं वो लोग इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, वो लोग काम करते हैं, वो कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया। अब हम ना अलग अलग कंट्री के बेसिस पे इस पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ेंगे और किस तरीके से रीड किया जाता है पिरामिड को, ये भी समझा जाएगा। जैसे सबसे पहले कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड शोज अबव फॉर कीनिया हैज अ बर्थ एंड डेथ रेट बोथ हाई। कि कीनिया में क्या हो रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा है। क्या है? दोनों ही ज्यादा, ये हमने पढ़ा था। Hence it is broad at the base and rapidly narrows towards the top। तो जब कीनिया में बर्थ रेट भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नीचे से बहुत ब्रॉड है, और इसमें डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो यानी जैसे जैसे ऊंचा जाता जा रहा है वैसे वैसे देखो कितना नैरो होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। मतलब बर्थ रेट भी ज़्यादा है, इधर ब्रॉड है, और इधर जितना ज़्यादा नैरो है उतना डेथ रेट भी ज़्यादा है। आई बात समझ में? बॉटम से ब्रॉड है, इसका मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके ज़्यादा नैरो हो रहा है, इसका मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा है। सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे ना लोग। इधर बर्थ तो हो रहा है लेकिन वो सर्वाइव नहीं हो पा रहे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है? इट इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप। कि वो टॉप की तरफ जाते जाते बहुत रैपिडली नैरो हो रहा है, इसका मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज, क्यों हो रहा है? ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज, कि बच्चे तो पैदा हो रहे, बर्थ रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन वो उनकी डेथ हो जाती है इन्फेंसी के टाइम। इन्फेंसी मतलब क्या होती है कि 0 to 1 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फेंट्स कहलाते हैं। तो उसी एज में ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो रही है बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। रिलेटिवली फ्यू बिकम अडल्ट, कि बहुत कम बच्चे अडल्ट बन पाते हैं और बहुत कम ऐसे होते हैं जो ओल्ड मतलब ओल्ड एज तक भी सर्वाइव कर रहे। तो यहाँ पे एक ही रीज़न है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, इस वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। अब हम हमारे इंडिया का देखें। देखो हमारे इंडिया में यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, या फिर ब्रॉड है भी तो ऊपर जाओगे तो उतना नैरो है क्या जितना कीनिया का था? नहीं। इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर डेथ रेट्स especially amongst the very young are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood।
कि हमारी कंट्री में, कि हम नीचे से देखें तो ब्रॉड है, मतलब हमारी कंट्री में हमें ये तो पता है कि बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारी कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है। तो जो बच्चे बॉर्न, मतलब जिन बच्चों का बर्थ हो रहा है, वो बच्चे सर्वाइव करते, जब वो सर्वाइव करेंगे, अडल्टहुड में पहुंचेंगे और बड़े होंगे, तो अपने आप ही आप देखो कि उस रैपिडली नैरो डाउन हो रहा है क्या, जो टॉप पे उतना तेजी से नैरो नहीं हो रहा जितना तेजी से कीनिया का नैरो हो रहा है। इसका मतलब हमारी कंट्री में बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में? This can be seen in the pyramid above for India. Such population contain a relatively large number of young people. क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है ना, तो जो यंग पीपल है वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो जब बड़े होंगे, अडोलेसेंट्स, फिर देन अडल्ट होंगे, तो यंग पीपल भी ज़्यादा है, विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। इसका मतलब हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। हमारी कंट्री में देखा जाए तो लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो काम ये लोग खूब करेंगे तो अपनी कंट्री डेवलप होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हमारी कंट्री में यंग पॉपुलेशन अच्छी है, लेबर फोर्स अच्छा है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, फिर यहाँ पे जापान का बता रखा है, इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो। अब यहाँ पे क्या हो गया, जापान में देखो कि जापान में जो बॉटम से ब्रॉड होना चाहिए था, हमने क्या पढ़ा कि जापान में बर्थ रेट भी ज़्यादा नहीं है और डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं है। अब जब बर्थ रेट ही ज़्यादा नहीं होगी, मतलब बच्चे कम पैदा होंगे, तो कम लोग यंग होंगे, कम लोग अडल्ट बनेंगे। बात समझ आ रही है ना, कि कम बच्चे पैदा होंगे तो अडल्ट भी कम बनेंगे, अडल्ट कम बनेंगे तो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन भी कम रहेगी। क्लियर? तो इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। अब यहाँ पे क्या है, जो बर्थ रेट है वो कम है, इसलिए पिरामिड यहाँ पे ही नैरो है, यहाँ पे वो ब्रॉड हुआ ही नहीं क्योंकि बर्थ रेट कम है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और डेथ रेट कम होने की वजह से जो पिरामिड है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो भी ज्यादा हो रहे। तो ऐसी कंट्री का ये मतलब ये जो कंपोजिशन है ये बेटर है क्या, या फिर हमारे इंडिया का ज़्यादा बेटर है? हमारे इंडिया का ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारी कंट्री में यंग पीपल ज़्यादा है और यहाँ पे यंग पीपल कम है, और यंग पीपल ही सबसे ज़्यादा वर्किंग होते हैं। तो इसका मतलब हमारी कंट्री का पिरामिड सबसे बेस्ट है। Skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. तो जब भी हम कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंट्री के फ्यूचर की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन होता है? वर्किंग पॉपुलेशन, यंग अडल्ट्स। जैसे आप लोग जब बड़े हो जाओगे, थोड़े से और बड़े हो जाओगे और अडल्ट एज में पहुंचोगे, तो आप लोगों की जो एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लाइफ के लिए, कुछ काम करने की सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती है, तो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो ऐसे लोग कंट्री के डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन जो एजेड होते हैं। क्लियर? तो मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी पॉपुलेशन कौन सी हुई? वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते, किसी पर भी डिपेंड नहीं है, बल्कि उन पर लोग डिपेंड है, काम कर रहे हैं, खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट पॉपुलेशन होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा पूरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कैसे बनते हैं, पिरामिड्स हो गए। तो बेटा अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, तो पिरामिड्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद हम देखें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनता है। देन पॉपुलेशन कंपोजिशन हो गया, बर्थ रेट, और इसके अलावा माइग्रेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब की डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन भी। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो थैंक यू सो मच।